हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो है पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम अरावली में पहुंच चुके थे। और अरावली के दौरान जो है हमने दोस्तों पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति और अरावली की कुछ मुख्य विशेषताएँ। और उन मुख्य विशेषताओं के बाद जो है हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुछ शब्दावली पढ़ी थी। सबसे पहले अपन ने गिरवा के बारे में जाना था कि गिरवा जो हैं उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती हैं। दूसरा हमने भाकर के बारे में पढ़ा था, यानी पूर्वी सिरोही में पाए जाने वाले तीव्र ढाल वाले जो पर्वत हैं भाकर कहलाते हैं, या पहाड़ियाँ जो हैं वो भाकर कहलाती हैं। इसके बाद हमने मेवल पढ़ा था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में मेवल कह दिया जाता है। अब जो है नेक्स्ट शब्दावली की अपन बात करते हैं। एक शब्द आता है आपके यहाँ नंबर 4 की बात करें, ये शब्द आता है देशहरो। देशहरो, तो देशहरो क्या है इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले उदयपुर के अंदर दोस्तों 2 पहाड़ियाँ हैं। उदयपुर की बात कर रहा हूँ कि उदयपुर में इस तरह से यूँ 2 पहाड़ियाँ हैं। उदयपुर के अंदर ये 2 पहाड़ियाँ हैं और इस पहाड़ी का नाम है जरगा। क्या नाम है दोस्तों? जरगा। और इस पहाड़ी का जो नाम है वो है रागा। इस पहाड़ी का नाम जरगा और इस पहाड़ी का नाम रागा है। तो इन 2 पहाड़ियों के मध्य दोस्तों क्या है कि हमेशा वर्ष पर्यंत जो है ये बीच का भाग जो है, मध्य का जो भाग है इसका वर्ष भर हरा भरा रहता है। क्या रहता है? यहाँ जो बीच का भाग है ये वाला, ये हमेशा वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, यानी यहाँ की हरियाली हमेशा कायम रहती है। और सदा ही यहाँ हरा भरा रहने के कारण इस बीच वाले भूभाग को देशनहरों के नाम से जाना जाता है। तो आप जो है यहाँ लिख सकते हैं कि उदयपुर में जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य का भूभाग जो वर्ष पर्यंत हरा भरा रहता है देशहरो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? देशहरो कहलाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों देशहरो किसे कहा जाता है ये सब आपको इत्मीनान से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली शब्दावली की। अगली शब्दावली में देखिएगा कि अरावली जो है इसको स्थानीय भाषा में आड़ा वाटा भी कह दिया जाता है, या यूँ कहूँ एडा वाटा। तो एडा वाटा क्या है? अरावली का स्थानीय नाम। आप लिख सकते हो अरावली का स्थानीय नाम। और स्पेसिफिक जगह की बात करूं तो बूंदी ज़िले के आसपास जो है इसको एडा वाटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अरावली का जो पठारी प्रदेश है उसकी अरावली के पठारों की बात करेंगे दोस्तों आगे अपन। तो अरावली के जो पठार हैं उनके बारे में जो है अपन जानकारी हासिल करेंगे। अरावली के पठार जो हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि अरावली में लाल मृदा है और पठारों में हमेशा क्या होती है? काली मृदा होती है। यानी हम आगे बात करने वाले हैं अरावली के पठारों की। किसकी? अरावली के पठारों की बात करेंगे। तो अरावली के पठार जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्या है? निर्मित नहीं है। जबकि उसका कारण क्या है? क्योंकि अरावली में जो है दोस्तों लाल मृदा, और पठारों में आपको पता है जैसे हाड़ौती के पठार में अपन पढ़ते हैं कि काली मृदा पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अरावली के पठार अपन हेडिंग डालेंगे
देखिएगा, आप सभी लोगों को जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। हेडिंग डालिए अरावली के पठार। तो अरावली के पठारों की बात अपन जो है यहाँ करने वाले हैं। अरावली के पठार, सबसे पहले जो पठारी क्षेत्र हैं इसकी बात करेंगे अपन। नंबर 1 पर ये जो आपका 1 नंबर है दोस्तों, लिखिएगा आप भोराट का पठार। भोराट का पठार आपने एक जगह सुनी होगी दोस्तों, उदयपुर के अंदर। उदयपुर में एक स्थान है गोगुंदा। कौन सा स्थान? गोगुंदा। ये जो स्थान है ये पड़ता है उदयपुर में। कौन से ज़िले में दोस्तों? उदयपुर में एक स्थान है गोगुंदा। और इसी तरह से एक स्थान है कुंभलगढ़। कौन सा जी? कुंभलगढ़। गोगुंदा उदयपुर में, और एक स्थान है कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ जो है ये है राजसमंद में ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है दोस्तों? राजसमंद ज़िले में। तो यहाँ गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठारी भूभाग है, यानी उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य का ये जो पठारी भूभाग है ऊपर वाला, इसको कहते हैं दोस्तों भोराट का पठार। क्या कहते हैं? भोराट का पठार के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप लोगों को समझ आया होगा। ये जो भोराट का पठार है आपका दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो है 1250 मीटर। ये 1250 मीटर ऊंचा क्या है दोस्तों? पठार माना जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिएगा दोस्तों, यो विजिबल होगा सबको कि गोगुंदा कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? उदयपुर ज़िले में। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़, यहाँ कोष्टक में लिखेगा राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य का पठारी भूभाग क्या कहलाता है दोस्तों? भोराट का पठार कहलाता है। विजिबल होगा सभी को। अपन दोस्तों हेडिंग डाली अपन ने अरावली के पठार, और बात की अपन ने गोगुंदा के पठार की। गोगुंदा का जो पठार है आपका, वो मैंने आपको बताया कि उदयपुर गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य का जो पठारी ये क्षेत्र आपको दिखाई देता है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? भोराट का पठार कह दिया जाता है। इसकी हाइट 1250 मीटर है। यहाँ तक आपको दोस्तों इत्मीनान से समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन पठारी भूभाग की बात यहाँ करते हैं, दूसरे पठार की बात। एक आपने सुना होगा बहुत ही फेमस, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री में काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कि ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल के पठार की बात करते हैं यहाँ दोस्तों। ये देखिएगा 2 नंबर की बात करते हैं। आपको विजिबल होगा सभी लोगों को। हल्का सा मैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है अपना ऊपरमाल का पठार। तो ये जो आपका ऊपरमाल का पठार है दोस्तों, इसको देखिएगा, एक स्थान पड़ता है बिजोलिया। कौन सा स्थान? बिजोलिया। और ये जो आपका बिजोलिया स्थान है ये पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा ज़िले में। कौन से ज़िले में? भीलवाड़ा में। और इसी तरह से एक स्थान पड़ता है भैंसरोडगढ़। कौन सा? भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ ज़िले में पड़ता है दोस्तों। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के यूँ इस तरह से
भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो ये पठारी क्षेत्र है ये कहलाता है दोस्तों ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार क्या कहलाता है दोस्तों? ऊपरमाल के पठार के नाम से इसे जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा विजोलिया के बारे में कि विजोलिया जो है अशोक परमार को इसका संस्थापक माना जाता है और राणा सांगा नेखानवा के युद्ध में सहायता हेतु ये जो ऊपरमाल की जो जागीर है सांगा ने भेंट की थी अशोक परमार को, और पहले इस ठिकाने का नाम विजयवल्ली हुआ करता था। यहीं पर जो है भारत का प्रथम अहिंसात्मक संगठित किसान आंदोलन जो है शुरू हुआ था और यहीं पर जो है विजय सिंह पथिक ने अपनी भूमिका निभाई थी किसान आंदोलनों में, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और बाद में जो है टॉडगढ़ जेल से वो भाग जाते हैं और अपने छद्म नाम विजय सिंह पथिक के साथ ही अपना आगे का कार्यभार जो है संभालते हैं। और ये जो है तो इस तरह से विजय सिंह पथिक का भारत के किसान आंदोलनों में जो है काफ़ी योगदान रहा था प्रिय विद्यार्थियों। तो ये विजोलिया किसान आंदोलन इसी क्षेत्र में ऊपरमाल का जो पठारी क्षेत्र है यहीं पे चल रहा था और यहीं पर विजय सिंह पथिक ने 1917 के आसपास जो है यानी 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिसमें 13 सरपंचों का एक संगठन था और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपरमाल का जो पठार है इसकी बात अपन ने की है। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का पठारी भूभाग है। इसी तरह से बोराट का पठार अपन ने पहले नंबर पे पढ़ा, जो कि गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र है जिसकी हाइट 1250 मीटर है। तो 2 पठार अपन लिख चुके हैं। तीसरे पठार की बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को विजिबल होगा। नंबर 3 की बात करते हैं। एक दोस्तों आता है भोमट का पठार। भोमट का पठार, तो भोमट के पठार की बात करते हैं। आपने देखा होगा दक्षिणी जो राजस्थान है उसकी यहाँ पे मैं बात करूँगा। इस तरह से यूँ उदयपुर ज़िला पड़ता है। कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर के ठीक नीचे अपन देखते हैं तो यहाँ जो है दोस्तों यूँ लोकेशन आती है डूंगरपुर की। कौन से? डूंगरपुर। डूंगरपुर के थोड़ा सा इधर आए अपन नीचे की तरफ तो यहाँ जो ज़िला पड़ता है वो पड़ता है बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान का दक्षिणी ज़िला माना जाता है। जबकि अक्षांशीय जो विस्तार था उसके दौरान आपको बताया गया था कि बोरकुंडा बांसवाड़ा। तो यहाँ जो है इस तरह से दोस्तों एक पठारी क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य। और यहाँ क्या है कि दोस्तों डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में एक पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर भोमट जनजाति निवास करती हैं। क्या जी? भोमट जनजाति का जो है वो निवास है। और यहीं पे आपको पता होगा दोस्तों कि एक आंदोलन हुआ था, एक ही आंदोलन। कौन सा? एक ही आंदोलन काफ़ी बार जो है राजस्थान की हिस्ट्री से पूछा जाता है। ये एक ही आंदोलन यहीं पर हुआ था इस क्षेत्र में 1921 के आसपास की ये बात है और इसके जो सूत्रधार थे वो थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इनके द्वारा जो है यहाँ पर भोमट भील आंदोलन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत मातृकुंडीय स्थान से की गई थी जो कि चित्तौड़गढ़ में है। मेला बढ़ता है राशमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया का। और भोमट का जो पठार है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो पठारी भूभाग है, ये वाला जो आपको विजिबल है ये कौन सा है? ये पठारी भूभाग। पठारी भूभाग ये क्या कहलाता है दोस्तों? स्थानीय भाषा में इसे क्या कह दिया जाता है? भोमट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो अब तक अपन ने दोस्तों बात की है बोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार या भोमट के पठार की। इसी तरह से एक और पठारी क्षेत्र आता है जिसकी बात मैं आपसे यहाँ साझा करूँगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को।
एक आता है दोस्तों लासोड़िया का पठार। कौन सा? लासोड़िया का पठार। ये जो लासोड़िया का पठार है दोस्तों, इस तरह से आपने यूँ देखा होगा, एक उदयपुर का जब अपन मैप देखते हैं तो उसमें एक यूँ आकृति बनी रहती है, इस तरह से यूँ एक आकृति बनी हुई है। और ये जो आकृति है दोस्तों, ये है जयसमंद झील की। कौन सी झील की दोस्तों? जयसमंद झील की आकृति है। और इस जयसमंद झील के ठीक अपन जो है दोस्तों पूर्व की ओर देखते हैं तो इस तरह का एक पठारी क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? इस तरह का यूँ पठारी क्षेत्र है। और ये जो पठारी क्षेत्र है इसी को जो है स्थानीय भाषा में कह दिया जाता है लासोड़िया का पठार। क्या कहते हैं दोस्तों? लासोड़िया का पठार कहा जाता है। आपको पता होगा कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है लासोड़िया का पठार, उदयपुर ज़िले में है। और यहीं पे आपको पता होगा कि निष्कलंक एक संप्रदाय हुआ है। कौन सा संप्रदाय हुआ है? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय। तो जो निष्कलंक संप्रदाय है ये जो है संत मावजी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? संत मावजी थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो संत मावजी के द्वारा यहाँ लासोड़िया आंदोलन भी चलाया गया था। किसके द्वारा? संत मावजी के द्वारा लासोड़िया आंदोलन, लासोड़िया आंदोलन चलाया गया था। और इस क्षेत्र का नाम भी क्या है दोस्तों? लासोड़िया का पठार। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपसे वो पठारी भूभाग ने पूछ करके भौतिक प्रदेशों से कला व संस्कृति से कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि लासोड़िया आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस पठारी क्षेत्र से था? तो लासोड़िया के पठार से था। लासोड़िया का पठार जो है उदयपुर में स्थित जयसमंद झील के पूर्वी क्षेत्र का जो हिस्सा है वो लासोड़िया का पठार कहलाता है। इसी तरह से आपका जो है एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, विजिबल हो रहा होगा सभी को, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक पठार है मेसा का पठार। कौन सा दोस्तों? मेसा का पठार। और ये जो आपका मेसा का पठार है ये पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कौन से ज़िले में? नीचे देखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मेसा का जो पठार है वो पड़ता है चित्तौड़गढ़ ज़िले में। कौन से पठार की बात कर रहे हैं? मेसा के पठार की। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहूँगा दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप जो है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहे हैं, आपको जो है पूर्णतः यहाँ पर सिलेबस आपको करवाया जाएगा। इसी तरह से एक पठारी है जिसकी बात मैं यहाँ पे करूँगा, जिसका नाम मिलता है आपको कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा? कांकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी का पठार। तो जो कांकनवाड़ी का पठार है दोस्तों ये पड़ता है आपका अलवर ज़िले में। कौन से ज़िले में? अलवर ज़िले में पड़ता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों एक दुर्ग है भानगढ़। ये जो भानगढ़ दुर्ग है आपका दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये कांकनवाड़ी के पठार पर ही स्थित है। तो आपको पूछ लिया जाए कि उत्तरी अरावली का पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो कांकनवाड़ी का पठार। यानी उत्तरी अरावली में एक ही पठार है जिसे कांकनवाड़ी का पठार कह दिया जाता है। इसी तरह से अपन बात करना चाहें, एक जो पठारी क्षेत्र है यहाँ देखिएगा, दिख रहा होगा आप सभी को, एक है दोस्तों उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। और ये जो आपका उड़िया का पठार है दोस्तों ये पड़ता है सिरोही ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है दोस्तों? सिरोही ज़िले में पड़ता है उड़िया का पठार, जिसकी बात अपन अभी कर रहे हैं। और उड़िया के पठार की दोस्तों अगर विशेषता मैं आपको बताना चाहूँ तो ये राजस्थान का क्या है दोस्तों? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कैसा पठार है? सबसे ऊंचा पठार है। और इसकी जो हाइट है वो है 1360 मीटर के आसपास इसकी हाइट मानी जाती है। यानी काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है, जो कि कहाँ पड़ता है? सिरोही ज़िले में पड़ता है। और आपको पता होगा कि जो माउंट आबू शहर है, क्या है दोस्तों? माउंट आबू
जो शहर है वो इसी पे बसा हुआ है। कौन से पठारी क्षेत्र पे? उड़िया के पठार पे। और यहाँ पर आपको पता है आप राजस्थान की झीलें पढ़ते हैं तो एक झील का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील, जो कि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं करैक्टर झील का उदाहरण है, लेकिन सामान्यतः जो पौराणिक मान्यताएं हैं इस नक्की झील का सनसेट पॉइंट जो है काफ़ी प्रचलित रहा है, काफ़ी प्रसिद्ध है, आज भी लोग देखने जाते हैं। और इस नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। किससे किया था? देवताओं ने अपने नाखूनों से। और काफ़ी बार जो है ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी झील? एकमात्र झील है जिसका पानी क्या है दोस्तों कि सर्दियों में जम जाता है। क्या हो जाता है? सर्दियों में जम जाता है, यानी बर्फ़ बन जाती हैं। तो सर्दियों में जमने वाली झील है, या राजस्थान की सबसे ऊंची झील माना जाए तो यही है। सबसे ऊंची झील भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? नक्की झील है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन एक और पठारी क्षेत्र की बात यहाँ पे कर लेते हैं। एक पठार है दोस्तों आबू का पठार। कौन सा दोस्तों? आबू का पठार। तो आबू का पठार भी जो है वो सिरोही ज़िले में है। कौन से ज़िले में पड़ता है? सिरोही ज़िलों में। और ये जो है राजस्थान में बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। कैसा? बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। बैथोलिक का मतलब क्या हुआ कि ज्वालामुखी जो नली होती है इस तरह से, यूं अगर आप देखना चाहें तो यहाँ मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, आपको विजिबल होगा। ज़रा यहाँ देखिए आप, सिरोही जो लिखा हुआ उसके आगे थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ से देख लीजिए, ये मैं बना रहा हूँ ज्वालामुखी की नली। ज्वालामुखी की नली है। और ज्वालामुखी की नली, आंतरिक ज्वालामुखी की जो संरचना होती है दोस्तों, जैसे लावा जो है बाहर नहीं निकलता यहाँ से, और इस प्रकार का जो ये मुख्य वीवर है यहाँ पर इसका लावे का, और ये बाहर नहीं निकलता। और इस प्रकार की जो गुंबद आकार वाला जो, मान लीजिए कि यूँ इस तरह की आकृति होती है, गुंबद आकार की जो आकृति होती है, इस प्रकार का जो लावा होता है उसको कह दिया जाता है बैथोलिक संरचना। कौन सी? बैथोलिक संरचना। इसी प्रकार से लहरदार होता है उसको कैथोलिक बोल देते हैं, और जो अवतल लेंस की तरह होता है उसको लोपोलिक बोल देते। इसी तरह से जो आपसे पूछा जा सकता है कि आबू का पठार कहाँ है, तो सिरोही ज़िले में है, और बैथोलिक संरचना का ये क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ तक जो है दोस्तों अपन ने बात की है अरावली के पठारी क्षेत्र की या पठारी भूभाग की। तो आप लोगों को समझ आया होगा। इत्मीनान से जो है अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाइए और आपको पूरी बातें जो है समझ में आएगी। तो आप जो है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ यूँ ही जुड़े रहें। और आगे जो है हम आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे दोस्तों अरावली के विस्तार की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अरावली के विस्तार की। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? अरावली का जो विस्तार है उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो अरावली के विस्तार में अपन पढ़ेंगे कि अरावली को किस प्रकार से बांटा गया है, उत्तरी अरावली कैसी है, दक्षिणी अरावली कैसी है, मध्यवर्ती कैसी है। तो भारत में अरावली का विस्तार आपको पता है, पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, जिसका विस्तार 692 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। तो 692 किलोमीटर की लंबाई मानी जाती है, जिसमें से 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में, यानी लगभग 80% जो हिस्सा है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है अरावली का। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी चौड़ाई किधर से किधर को बढ़ती है, यानी राजस्थान में अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। राजस्थान में अरावली का अधिकतम विस्तार और चौड़ाई जो है राजसमंद जिले में है। ये सारी बातें जो हैं अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आप जो हैं तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से लगातार जुड़े रहें, और अगर आपको किसी चीज़ में कोई कमी लग रही है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें पता लगता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सारी बातें आप ही लोगों के कमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ करके यहाँ, तो अपने दोस्तों
में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।